एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में हम पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखना है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज या ये सभी। इसमें तो पहले से लगा है कि ये सभी है, ठीक है, लेकिन समझें कि सामाजिक बुराई तो सभी में है ना, बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज, ठीक है, तो ये सभी आएगा। याद रखना है कि ये सभी, कुछ लोग ये सभी देखते हैं और तुरंत लगा देते हैं ये सभी का, ठीक है, ऑप्शन, लेकिन नहीं, आप लोगों को देखना है यदि तीन में कोई एक भी आप लोगों को गलत लग रहा है तो ये सभी नहीं लगाना है, फिर सोचना है कि इन दो में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जब तीनों ही सही हो तो ये सभी लगाना है, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता, यानी कि स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता। ये ऑप्शन जरूर आता है, पक्षी से संबंधित जरूर आता है एक क्वेश्चन। कौआ, गौरैया के कोयल के बुलबुल स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता है, दूसरे के घोंसले में रहता है, वो कौन है? कोयल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी, ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया नहीं बी, ये तो डी है, ठीक है। अब देखना है तीसरा ऑप्शन, तम्बाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से कि हिस्टामिन से? बताओ, तम्बाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से कि हिस्टामिन से? तो इसका क्या है ऑप्शन? निकोटीन, ठीक है, याद रखना है कि इसका ऑप्शन कौन सा है? निकोटीन। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना या पोलियो के संपूर्ण उन्मूलन, देखो यहाँ कि पोलियो के संपूर्ण उन्मूलन करना या उपरोक्त सभी, ठीक है। देखो देखो अच्छे से, पहले ये दो ऑप्शन देखो यहाँ, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, कि पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना या पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ठीक है, पोलियो को बिल्कुल खत्म करना, ठीक है। इसमें डी नहीं आएगा, याद रखें। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी के, रिकेट्स के, रतौंधी के, रेबीज? देखिए इसका कौन सा है? डी। क्यों? क्योंकि ये सभी ए, बी और सी ये क्या है? विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ठीक है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? रेबीज हो जाएगा, डी। अब देखो, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है, वर्षा का जो जल होता है वो एकत्रित होता है, उसका मुख्य उपयोग क्या है? सिंचाई की, पेयजल की, कृषि की, भूमिगत जल स्तर वृद्धि। देखो ये आपको सभी लगेंगे कि ये तो सभी लग रहे हैं। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है, क्या है? सिंचाई है कि कृषि है कि पेयजल है कि भूमिगत जल स्तर वृद्धि? तो याद रखना है कि इसमें क्या है? सिंचाई रहेगा, ठीक है। अब देखिए 127 यानी कि 7वां, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? विश्व ऊष्मायन का कारण है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण की ध्वनि प्रदूषण? बताइए, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो याद रखना है इसमें क्या है? वायु प्रदूषण, ठीक है। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता
में वृद्धि है। ये भी ऑप्शन आपको याद रखना है। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 तथा NO2, ये बी ऑप्शन CO तथा CO2, CO सी वाला CO तथा N2, और डी है धूल तथा O3। तो आप लोगों को याद रखना है कि SO2 और NO2, ठीक है, ये अम्लीय वर्षा करने में सहायक रहती हैं। ठीक है, याद रखें। निम्न में रबी की फसलें हैं, बताइए। धान, चना, मक्का धान कि गेहूं मक्का कि चना गेहूं? सोचिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये आपको याद रहना चाहिए। कौन है? चना और गेहूं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, चना और गेहूं। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? ये बताएं। दोमट मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, बारीक बालू में? कौन में? किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? अधिक मतलब जल अधिक देर तक उस मिट्टी में रहता है, वो कौन सी मिट्टी है? दोमट की, चिकनी की, बलुई की, बारीक? बताइए। याद रखना है कि चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, सी, ज्यादा जल धारण करती है ये। 131 का देखना है। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है, क्या करता है? फ्लोरा और फना सूचित करता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो याद रखना है कि किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधे और जंतुओं को। ठीक है, यहाँ देखें। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मांस भक्षी, रसायन भक्षी के साग भक्षी के मृतक भक्षी? अपशिष्ट, अपशिष्ट लिखा है, अपशिष्ट उत्पादों को। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है? मृतक भक्षी। ठीक है, अब ऑप्शन देखना है 123वां। इसमें देखें। निम्न में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? बेरी बेरी मूस्ट। निम्न में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? कई बार ये आया है। मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से कि अकोनाइट से? किससे? तो याद रखना है कि इसमें क्या है? सिनकोना प्लांट से, सिनकोना प्लांट है इसमें। निम्न में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त की जाती है? सिनकोना प्लांट से। ठीक है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताना है। रक्षाबंधन की, बट पूर्णिमा की, नवरात्रि की, होली? देखिए, बताइए। इसमें क्या है? होली। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, के वर्षा जल का जमा और भंडारण, के पानी का वितरण, के उपयुक्त सभी? वर्षा जल संग्रहण क्या है? सोचिए। 135 का कौन सा है? याद रखना है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? बी। अब देखेंगे अगला। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन से, कि भूकंप से, कि नाभिकीय दुर्घटना से, कि अम्लीय वर्षा से? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन से, भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से, कि अम्लीय वर्षा से?
इसमें कौन सा ऑप्शन है? याद रखना है जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी वो किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से। वेरी मोस्ट है ये, देख लिए। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 137वां, यहाँ देखो। जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था? जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था? चैलेंजर, गैलीलियो, डिस्कवरी के वायेजर 2। इसका ऑप्शन कौन सा है? सी, डिस्कवरी। ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या है? डिस्कवरी। ठीक है। दीपावली किस अमावस्या को मनाया जाता है? श्रावण माह की अमावस्या को, कि पौष माह की अमावस्या को, कि कुंवार माह की अमावस्या को, कि कार्तिक माह की अमावस्या को? ये आपको याद होना चाहिए। दीपावली किस अमावस्या को मनाया जाता है? तो याद रखें कि कार्तिक माह की अमावस्या को। ठीक है, कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, अब देखना है ऑप्शन 139 यानी कि 9वां। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है अपना, इसमें बुक में है 139वां। ठीक है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से, कि टेबल टेनिस से? किससे संबंधित है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो याद रखें किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अब देखेंगे अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप कहाँ है? अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप कहाँ है? भोपाल में, उज्जैन में, सांची में, कि पचमढ़ी में? ये आपको पता होना चाहिए। अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ब्रेल लिपि। अब आपको याद देखना है इसमें कि इसमें इससे पर्यावरण से पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला देखिए, पहले ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु, उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा है इस उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। देखिए कौन कौन से इसमें सही हैं, ये बताना है। देखिए, ठीक है, इसको देखना है कौन सा है। इसमें देखो पहले वाले में है पहला, तीसरा और चौथा। दूसरे में है पहला, दूसरा और चौथा। तीसरे में है दूसरा, तीसरा और चौथा। और डी ऑप्शन में है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इसमें क्या है? ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें क्या क्या रहता है? पहला देखो, पहला ऑप्शन, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु, उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरे में यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं है, 6 बिंदुओं पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन क्या है? गलत। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये सही है। और चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ये कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, पहला, तीसरा और चौथा। इसका कौन सा है? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसमें कितने बिंदु रहते हैं? 6 बिंदु रहते हैं, 8 नहीं। ठीक है, आगे देखिए, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का पालन करें। पहले क्या करें? पहले प्रश्न लिखना है, कि पहले रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना है, या प्रश्न पत्र का संपादन करना है, या ब्लूप्रिंट तैयार करना है। पहले हम क्या करेंगे? इसको क्रम से लगाना है। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? ये ऐसा ऑप्शन 1 जरूर आता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें सही। ठीक है, तो देखना है पहले। यहाँ पहले हम क्या करेंगे? रूपरेखा यानी कि डिजाइन बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे,
और उसके बाद हम प्रश्न लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, संपादन। ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, पहले ब्लू प्रिंट नहीं करना है, पहले हमें रूपरेखा तैयार करना है या डिजाइन तैयार करना है। ठीक है, पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करना है, उसके बाद हमें ब्लू प्रिंट तैयार करना है, उसके बाद हमें प्रश्न लिखना है, और फिर लास्ट में हम जब पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद हम प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। साफ सुथरा रेखांकन पहला ऑप्शन है, दूसरा है गणनाएं एवं अनुमान, तीसरा है माप के अनुसार चित्रण करना, या डी है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। ठीक है, देखिए, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। याद रखना है, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी प्राप्त होती है। ये ऑप्शन वेरी मोस्ट है और ये सही भी है। ठीक है, याद रखें। अब देखना है अगला ऑप्शन, यहाँ देखिए, ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, कि मास्टरी लर्निंग, की विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, या समय का सदुपयोग। बताइए। तो इसका क्या है, जो अधिगम वगैरह हो किसी ऑप्शन में या कोई बड़ा ऑप्शन हो उससे सकारात्मक उत्तर मिल रहा हो तो आपको वही ऑप्शन लगाना है। इसमें क्या, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ठीक है, आगे देखिए, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थी से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कक्षा 4 की, 4 हो या 5 हो, कोई भी क्लास की हो। ठीक है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याद रखना है कि इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, इसको याद भी रखना है। ये सभी क्वेश्चन पेपरों में आए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है। ठीक है, बताइए, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, के बरखास्त, के आर्मस्ट्रांग, के वासबर्न। कौन है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, कौन है, किलपैट्रिक। ठीक है, आगे देखें, कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। ये आप लोगों को बताना है, कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। इसका याद रखना है कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण होता है। ठीक है, इसका है कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, अब देखना है अगला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। बिल्कुल गलत, ऐसी भाषा थोड़ी होनी चाहिए कि बच्चे समझ ना पाए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। जिसमें बल दिया जाए परिभाषाएं रटवाने का है, वो बिल्कुल गलत है। तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, ये भी क्या है, ये भी गलत है। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो उनकी दिन प्रतिदिन की भाषा हो,
जो वो उनकी बोलचाल की भाषा हो। यदि वही भाषा है तो वो बच्चे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। पहला है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, दूसरा है ग्रंथालय, और सी है सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, और डी वाला है उपरोक्त सभी। तो सीखने के लिए तो सभी संसाधन जरूरी है ना, जितने भी हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, सकारात्मक मिल रहे हैं ना सभी, सब कुछ सीखना जरूरी है। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ये आपको याद रखना है कि इसमें नहीं है लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसमें नहीं है या ऐसे ही लिखा है। ठीक है, और जल्दी में वो गलत हो जाता है अपना, इसलिए अच्छे से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बाल केंद्रित अध्ययन है, हाँ है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, हाँ देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, बल देना तो बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, और डी वाला भी देख ले, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें बल देना आ गया है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। बल देना, रटवाना, ये सभी क्या हैं, गलत ऑप्शन रहते हैं, ये आपको याद रखना है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन पर क्या कीजिए, प्रेस कीजिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, एवं लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।